हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल हम क्या समझते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमको क्या पता है, देखो सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बोलेंगे। देखो सपोज ए वेक्टर ऐसा है, तो ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, कुछ बता रहा हूं, थीटा के एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए डॉट बी का मतलब है देखो ए इंटू, अगर मैं बी कॉस थीटा लिखता हूं, देखो बी कॉस थीटा अलग कर दिया, तो बी कॉस थीटा का मतलब क्या है समझो। सपोज इससे मैं, ये पूरा ए वेक्टर है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूँ, दो परपेंडिकुलर लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हम पहले पढ़े बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, एंगल का साथ है तो बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा मतलब क्या, इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी, किसके डायरेक्शन में, अलोंग ए। तो बी कॉस थीटा जो है, बी कॉस थीटा क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो पहले हमने क्या था, कंपोनेंट तो निकालना सीखे थे, बट कंपोनेंट क्या है, कोई भी एक्स और वाई एक्सिस में कंपोनेंट निकालते थे, बट यहाँ पे हम कंपोनेंट किससे निकाले, एक अलग निकाल ले, एक कोई भी एक वेक्टर है इसका अलग निकाला कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये मान लो पी है, ये है तुम्हारा क्यू, ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या करोगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्यू कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ क्यू अलॉन्ग पी। तो क्यू कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्यू अलॉन्ग पी। तो ये निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगा। और यहां पे देखो बी कॉस थीटा क्या लिखेंगे, देखो ए डॉट बी बाय मॉड है, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। कंपोनेंट ऑफ बी, अगर दो वेक्टर दिया रहेगा, बोलेगा क्या, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर ये निकालना है, क्वेश्चन में अगर पूछेगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, उसका मतलब है बी कॉस थीटा, उसका वैल्यू कितना होगा, ए डॉट बी बाय मॉड ए। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, देखो अगर बी कॉस थीटा चाहिए और क्या चाहिए, कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या करोगे, ए डॉट बी करना है बाय मॉड ए को डिवाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली और कुछ चीजें बताता हूं। सपोज मान लो इसमें क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ क्यू कॉस थीटा मतलब क्या, कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी, तो इसको क्या लिखेंगे, पी डॉट क्यू बाय पी। एक चीज ध्यान से देखो, जिसके अलग निकाल रहे हैं, यहाँ पे किसका अलग निकाल रहे हैं, पी का अलग, ऐसे याद रखना बहुत ईजी है। देखो पी का अलग निकाल रहे हैं तो नीचे पी को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ए का अलग निकाल रहे हैं तो नीचे किसको डिवाइड कर रहे हैं, ए को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि ए को डिवाइड करें या बी को डिवाइड करें। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, सपोज मैंने मान लिया ये है ऐसा है, मान लो ये है ए है तुम्हारा बी और ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए के कंपोनेंट बी के अलोंग, तो क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यहां से यहां तक। तो इसको क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब क्या, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाय मॉड बी, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉड बी। ठीक है,
तो इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखोगे, देखो बहुत बता रहा हूँ। देखो आइदर ए का अलग कंपोनेंट निकालना है या बी का अलग कंपोनेंट निकालना है, दोनों में क्या रहेगा, ए डॉट बी ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस नीचे कंफ्यूजन होता है कि बी का रखना है या फिर यहाँ पे ए रखना है। ठीक है, तो कैसे कंफ्यूजन क्लियर करोगे, अगर ए का अलग कंपोनेंट चाहिए, फिर से ध्यान से देखो, अगर ए का अलग कंपोनेंट चाहिए तो नीचे किसको डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे। अगर बी का अलग कंपोनेंट चाहिए, नीचे किसको डिवाइड करेंगे, बी को डिवाइड करेंगे। ऐसे याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर ए का अलग कंपोनेंट चाहिए तो ए को डिवाइड करो नीचे, अगर बी का अलग कंपोनेंट चाहिए तो बी को नीचे डिवाइड करो। तो ये पूरा चीज को एक बार देख लो, फाइनल चीज, फाइनल में क्या याद रखना है, मैं ए लिख देता हूं यहां पे, देखो कंपोनेंट अलग बी, बी का अलग चाहिए तो क्या करेंगे, ए डॉट बी बाय मॉड बी, कंपोनेंट अलग ए तो क्या है, ए डॉट बी बाय मॉड ए। बस इतना की याद रखो कि अगर कंपोनेंट बी का अलग चाहिए नीचे बी को डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट ए का अलग चाहिए नीचे ए में डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम क्वेश्चन बनाते हैं, देखो 2 मिनट देखो इसको, 1 मिनट, तो फिर मैं मिटा के हम क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा बनता है क्वेश्चन। इसको अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर बहुत क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट का क्वेश्चन। देखो कैसे, सपोज दो वेक्टर है, बोलेगा फाइंड, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड कंपोनेंट ऑफ i-2j along 3i plus j, 3i plus 4j। ठीक है, तो ऐसे रहेगा क्वेश्चन। अब तुम्हें ए और बी इसमें पता नहीं चलेगा, तो ऐसे याद रखो किसका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आना चाहिए। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल देते, सपोज ये हो गया तुम्हारा क्या ए, ये हो गया बी, तो कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी बाय मॉड बी, जिसका अलग चाहिए उसको नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये पहला डॉट प्रोडक्ट कर लो, 3i प्लस 4j बाय नीचे किसका कंपोनेंट है, किसका मैग्नीट्यूड है, बी का है, बी का मैग्नीट्यूड कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो तो ये कितना आ गया, तो ये 3 माइनस 8 माइनस 5 बाय ये कितना है 5, तो कितना माइनस 1, मतलब मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो कंपोनेंट कितना हो गया, देखो 1। ठीक है, अगर मैं निकालता क्या, कंपोनेंट उल्टा करते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी और कंपोनेंट ऑफ कौन सा 3i प्लस 4j अलॉन्ग i-2j। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो नीचे किसको डिवाइड करेंगे, i-2j को डिवाइड करेंगे। तो पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, 3i प्लस 4j डॉट i-2j बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, i-2j का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस 8, ऊपर तो सम है तो नीचे कितना √5, तो ये हो गया कितना -√5 और मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो √5। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन चेंज हो गया वैसे आंसर भी चेंज हो गया। तो इसीलिए कंफ्यूजन इसमें बच्चे बहुत होते हैं कि नीचे किसको डिवाइड करेंगे, तो इसलिए ऐसे याद रखो जिसके अलग कंपोनेंट है उसको ही नीचे उसका ही मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा। बस एक लाइन याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है, देखो कैसे, सपोज सेम क्वेश्चन बना रहा हूं या फिर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं।
फाइंड कंपोनेंट ऑफ, पहले निकालो खुद से आंसर बताओ कितना आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ -7i प्लस 24j along, एक काम करो -3 नहीं +3 लेके करो, क्वेश्चन चेंज कर लो। 3i प्लस 4j प्लस 3i है, -3i नहीं है, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलॉन्ग -7i प्लस 24j, ठीक है। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलॉन्ग -7i प्लस 24j इन वेक्टर फॉर्मेट। तो वेक्टर फॉर्मेट में कंपोनेंट क्या होगा वो निकालना है हमको, ठीक है। पहले कंपोनेंट क्या निकाले थे, स्केलर फॉर्मेट में, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। अब वेक्टर फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे समझेंगे, बट उससे पहले फर्स्ट दोनों का सॉल्यूशन करके आंसर बताओ। एग्जैक्टली सेम टाइप है, अभी मैंने बताया। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट में कैसे निकालते हैं। देखो फर्स्ट वाला का आंसर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला आंसर कितना हो जाएगा, किसके अलग है, -7i, तो इसको डिवाइड करेंगे नीचे, तो पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j डॉट -7i प्लस 24j बाहर नीचे किसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा देखो, तो ये कितना -21 प्लस 96 बाय नीचे कितना 724 हो जाएगा, तो 25, तो ये कितना हो जाएगा देखो 75 बाय 25, 3 आ गया। सेकंड का आंसर देखो, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर देखो कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट तो सेम रहेगा क्योंकि ए डॉट बी करना है, तो ये कितना है 75 बाय नीचे किसको डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कितना 75 बाय 5 कितना 50, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट किसका 3i प्लस 4j। और थर्ड वाला देखो कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्मेट। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें देखो ये वेक्टर कौन सा है -7i प्लस 24j अगर मान लिया मैंने, और ये वेक्टर कौन सा है 3i प्लस 4j। तो कंपोनेंट मतलब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही लेंथ है, ये लेंथ कितना है तुम्हारा, कितना है फर्स्ट का आंसर कितना 3 है ना, ये लेंथ कितना है 3 है, ठीक है। अगर इसका कंपोनेंट चाहिए किसका अलग वेक्टर फॉर्मेट में, तो क्या चाहिए हमको, एक वेक्टर चाहिए जो जिसका डायरेक्शन क्या होगा, किसके डायरेक्शन से बराबर है, इसके डायरेक्शन से बराबर है, क्योंकि इसी का अलग चाहिए। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ कि कंपोनेंट -7i प्लस 24j के अलग चाहिए। अलग मतलब क्या, डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो उसका मतलब ये है हमको एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और डायरेक्शन किसका है, इसका डायरेक्शन है। तो मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है 3 अलॉन्ग किसके अलॉन्ग है -7i प्लस 24j। ये तो हमको पता है 3 इंटू उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे -7i प्लस 24j बाय यूनिट वेक्टर कितना 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया देखो 3/25 इंटू -7i प्लस 24j, तो ये कितना हो जाएगा -21/25 बाई प्लस 72/25j। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो वेक्टर इन अगर क्या करना है, अगर किसके अलग वेक्टर फॉर्मेट में बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोलता है उसका मतलब स्केलर है, जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल देना है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन करके ये वेक्टर निकालना है तो जिसके अलग है उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। सपोज मैं इसको समराइज कर देता हूँ पूरा। सपोज ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ये थीटा है। अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट किसका
बी अलॉन्ग ए, तो क्या लिखेंगे, हमको पता है ए का अलॉन्ग है, तो ए का क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाय नीचे डिवाइड कर देंगे ए। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, ये क्या है, स्केलर है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे ये तो सेम रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, ए का, क्या मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि किसका अलग है, ए का अलग है। तो अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्मेट में बोलेगा जिसका अलग निकाले थे और जिसको नीचे डिवाइड किए थे उसका और एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है, कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको देख लो, लिख लो जो जो लिखना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, आंसर क्या मिला हमको, स्केलर मिला। बट यहाँ पे जो पढ़ेंगे जो प्रोडक्ट, इसमें क्या करेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट, और उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। जैसे देखो कैसे डिफाइन किया गया, सपोज ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, साइन थीटा। ठीक है, और एक एन कैप ऐसे लिखा रहता है, ये एन कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, ऑफ ए क्रॉस बी। उसका मतलब क्या है कि ये तो उसका तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में दो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड पार्ट है किसका, ए क्रॉस बी का, और ये पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कौन सा रूल है, उसके लिए कुछ रूल्स भी होता है कि डायरेक्शन निकालने के लिए। तो पहले निकाल दो, ए क्रॉस बी क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, एन कैप क्या है, डायरेक्शन है। अब देखो कि पहले हम इसको भूल जाते हैं, ये मैग्नीट्यूड पार्ट देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे। सपोज मान लो कि थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन 0 क्या है 0 और साइन 180 भी कितना है 0, तो 0। उसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो उसका मतलब क्या, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 देन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 0। अब एंगल 0 कब होगा, एंगल बिटवीन 0 और 180 डिग्री, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तभी वहां पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। बट यहाँ पे क्या है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है या फिर 180 है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कितना है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 0 है। उसका मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एंटी पैरेलल 180 डिग्री मतलब क्या, एंटी पैरेलल, तो उसका मतलब क्या, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते या फिर एंटी पैरेलल होते, इनके क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 0 है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। बट डॉट प्रोडक्ट क्या होता था कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। बट यहाँ पे देखो, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल, इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो अगर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा,
तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई स्पेशल केस नहीं है, नॉर्मल केस रहेगा ऐसे। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए, अगर एंगल थीटा कितना है 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मॉड बी, ऐसा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या देखो, एक दो सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहे हैं। सपोज ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, तो इसको मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो क्या लिखेंगे ए मॉड बी साइन 30, तो मॉड ए कितना 2, मॉड बी कितना 3, ये 1/2, तो कितना होगा ये 1/3 क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है जो वेक्टर निकलेगा। इसका डायरेक्शन बारे में डिस्कशन करेंगे, आगे करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, इसके बाद ही करूंगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें। तुम्हें क्या करना है, ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, अगर थीटा एंगल है दोनों के बीच में, ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे √3 ए डॉट बी, क्या ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए बी कट गया, इसको कॉस को यहाँ पे डिवाइड कर लो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया √3, तो tan थीटा कितना हो गया √3, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जस्ट कोएफिशिएंट अलग कर देंगे तो बोलेंगे तुम्हें आंसर निकालो। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कहाँ पे जीरो होता है, इसको एक बार देख लो, फार्मूला लिख लो। ठीक है, तब हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसका। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो फॉर्मूला लिख लो बस, बाकी हम डिस्कशन करेंगे अभी। बाकी जो भी नहीं लिख पाए वो बाद में नोट्स बना लेना। अब देखो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा 3D टाइप का डायग्राम भी आ सकता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब हम इस एन कैप में बारे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। हम अब क्या करेंगे, एन कैप बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे डिपेंड किया इसके डायरेक्शन। देखो पहला चीज क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, पहला पॉइंट है इसमें, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है ए बी प्लेन, जो ए और बी जिस प्लेन में रहेंगे इसको परपेंडिकुलर है। उसका मतलब क्या है, सपोज इस प्लेन में ए और बी बना दिया हमने, सपोज ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी। अब इसका जो ए क्रॉस बी होगा परपेंडिकुलर रहेगा, आइदर ऐसे बाहर की डायरेक्शन में रहेगा या फिर अंदर की डायरेक्शन में रहेगा। सपोज ये प्लेन है, मान लो दो मार्कर है मेरे पास, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये प्लेन मतलब कौन सा है, इसको हम प्लेन बोलेंगे, इस दोनों मार्कर का प्लेन है। अब इसका जो ए क्रॉस बी करेंगे आइदर ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये पहला चीज है। सेकंड चीज हम पढ़ेंगे कौन सा डायरेक्शन होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिमाग में रखो, जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, तो ये जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अगर ये है, ये बी है, जिस प्लेन में रहे इससे परपेंडिकुलर है। सपोज ये ऐसे मान लो, ये है, बी है, तो ए क्रॉस बी आइदर ऐसे हो सकता है, आइदर मेरे तरफ हो सकता है ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये हो गया प्लेन। दो वेक्टर को लेके हम ऐसे एक प्लेन बना सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक,
अब देखो डायरेक्शन निकालने के लिए सेकंड पॉइंट है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब इसको समझते हैं, और कई बुक्स में स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, बट हम थंब रूल हिसाब से ज्यादा फेमस है ये राइट हैंड थंब रूल। तो ये बोल रहा है क्या, पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम डिटेल समझेंगे, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, जॉइन टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन करूं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि योर राइट हैंड palm along first vector सेकेंड बोल रहे क्लोज फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, then direction of thumb gives direction of क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको समझते ही क्या बोल दिया, ये तीनों चीज याद रखना पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। तो ये बोला पहला पॉइंट क्या है, सपोज ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अगर मेरे को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो बोले ज्वाइन टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन करो। अगर टेल ज्वाइन नहीं हुआ है, मतलब मान लो ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। जैसे एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, हम शिफ्ट करते थे वेक्टर्स को, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जॉइन टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स। सेकंड, कीप योर राइट हैंड palm अलोंग फर्स्ट वेक्टर, मतलब राइट हैंड या राइट हैंड palm को ऐसे रखो, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में, palm का जो रिस्ट है तो यहाँ पे रखना है, ऐसे रखना है, और क्लोज फिंगर्स टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, किसका अलग रखना है, किसका अलग रखना है, पहले ए लिखा है तो ए का अलग रखेंगे, ठीक है। तो ए का अलग रखेंगे मतलब क्या, ऐसे रखेंगे, और सेकंड में क्या बी है, तो बी का तरफ ऐसे क्लोज करो, ऐसे रखेंगे, ऐसे क्लोज कर सकते, उल्टा तो क्लोज नहीं कर सकते, ऐसे क्लोज करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन दे रहा है वो कैसे दे रहा है, देखो बाहर की डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे। तो यहां पे क्या है, देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन इन आउटवर्ड, ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। सपोज में उसी वेक्टर में बी क्रॉस ए निकालेंगे, थोड़ा सा समझो, बी क्रॉस ए मतलब क्या, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी है, जो पहला वेक्टर लिखा है उसको बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर। क्या बोल रहा है, देखो जॉइन टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स हुआ है, कीप योर राइट हैंड palm अलोंग फर्स्ट वेक्टर, मैंने फर्स्ट वेक्टर रख दिया ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा है एक की तरफ घुमाएंगे, बट ऐसे तो घूम नहीं सकता, पूरा ऐसे घूमना पड़ेगा, तो इसीलिए हमको क्या, मैं ऐसे रख रहा हूं ताकि हम घुमा सकते हैं, तो हाथ को हम ऐसे रखना है। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे रखना है ताकि हम एक तरफ घूम सकते हैं। जैसे पहले वाला मैंने ऐसे रखा था, ऐसे घुमा दिया इजीली, बट अगर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ऐसे तो नहीं घुमा सकते, यहाँ पे तो ए है नहीं ना, या ए कहाँ पे नीचे है, तो इसलिए हमको ऐसे रखना पड़ेगा। मैंने ऐसे रखा, ऐसे घुमाया, तो थंब का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, ठीक है। अब इसका कुछ सिंबल होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड को ऐसा रखते हैं, डॉट गोल करके एक डॉट लगाते हैं, उसको बोलते हैं डॉट, और इनवर्ड को ऐसे मानते हैं,
क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस। ये सिंबल होता है जनरल फिजिक्स में हम ऐसे यूज करते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट और वेक्टर प्लेन से बाहर आ रहा है तो उसको डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी वेक्टर क्रॉस अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो ऐसा करके दिखा रहा हूँ। सपोज ये तुम्हारा ए वेक्टर है, रेड कलर क्या है तुम्हारा ए वेक्टर, ये ब्लू कलर क्या है तुम्हारा बी वेक्टर। तो अगर मेरे को निकालना है क्या ए क्रॉस बी, तो हम हाथ को कैसे रखेंगे, ए के डायरेक्शन में रखेंगे, क्रॉस करके बी, तो थंब का डायरेक्शन क्या है ऊपर, तो उसका मतलब मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। क्लियर है, ये चीज ध्यान से समझो क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। पहला काम क्या है कि रिस्ट को रखना है ए के डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी की तरफ घुमाना है, ऐसे उल्टा तो नहीं घुमा सकता हूँ, अगर मैंने ऐसे रख दिया तो ऐसे तो नहीं घूम सकता, तो कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो ऐसे घुमाएंगे, थंब का डायरेक्शन क्या है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, सपोज बी क्रॉस से निकालना है तो कैसे रखेंगे, अगर ऐसे रखेंगे तो नहीं होगा ना, उल्टा तो नहीं घुमा सकते हो, तो ऐसे घूम नहीं सकता, तो इसलिए ऐसे रखना पड़ेगा। अगर ऐसे रखेंगे एक तरफ घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन क्या दिया, नीचे की डायरेक्शन दिया, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, और एक दो वेक्टर दे रहा हूँ, खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हो। ये ए है, ये बी है, तो सपोज मेरे को बी क्रॉस है, जस्ट डायरेक्शन बताओ, आउटवर्ड और इनवर्ड, और डॉट और क्रॉस का सिंबल यूज कर सकते हो। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, देखो आउटवर्ड है और इनवर्ड है। देखो सिमिलरली अगर हो गया तो ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए कैसे रखेंगे, बी की तरफ हाथ रखो ऐसे, ए की तरफ घुमाओ, थंब का डायरेक्शन कैसे है, बाहर की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर क्या है आउटवर्ड, आउटवर्ड को क्या लिखेंगे हम डॉट। ए क्रॉस बी, ए में ऐसे हाथ रखना पड़ेगा, अगर ऐसे रखोगे तो नहीं होगा क्योंकि बी की तरफ घुमाना है हमको, ऐसे तो नहीं घुमा सकते, फिंगर्स को ऐसे घुमाते हैं हम, तो ऐसे रखना पड़ेगा, ए से बी अंदर के डायरेक्शन में, तो ये क्या है तुम्हारा इनवर्ड क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे डायरेक्शन के बारे में। तो और थोड़ा सा डायरेक्शन वाले डिस्कशन करते हैं कि यूनिट वेक्टर का कैसे डायरेक्शन आएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, यूनिट वेक्टर्स का। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, यहाँ पे जो जो कॉमन पॉइंट्स है इसको लिख लेंगे, राइट हैंड थंब रूल, और स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, दो तीन लाइन लिख लो। Join tail of both the vectors. Keep right hand palm along first vector. Close fingers towards second vector. Then direction of thumb gives direction of cross product. ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात करेंगे। देखो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, जे कैप है, ये तुम्हारा क्या है के कैप है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं करूंगा, पहले कर देता हूं आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई मतलब क्या, दोनों बीच में एंगल कितना है 0, कोई वेक्टर उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 0। सिमिलर जे क्रॉस जे, क्योंकि एंगल sin थीटा कितना है 0 डिग्री, वेक्टर तो सेम है ना, दोनों पैरेलल है, तो के क्रॉस के कितना है 0। ये तीनों याद रखना है, वेक्टर उसी वेक्टर के साथ अगर हम
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। याद करो a डॉट a क्या था, मॉड a का स्क्वायर, बट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, देखो i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस j, तो क्या लिखोगे, मॉड i मॉड j साइन थीटा, थीटा एंगल कितना है, साइन 90 और n कैप, तो मॉड i कितना है, 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मॉड j भी कितना 1 है, साइन 90 भी कितना 1 है, तो i क्रॉस j अगर हम लिखेंगे तो क्या 1 और n कैप। अब हमारा काम क्या है, इस n कैप का वैल्यू निकालना है। हम इंटरेस्टेड है इसी n कैप में, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया ऑलरेडी, हम इंटरेस्टेड है n कैप में। देखो वही लगा, ये है x, ये है y, थंब का डायरेक्शन कैसा है, z के डायरेक्शन में, उसका मतलब ये क्या हो गया, देखो ऐसा हो गया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये x y z कैसा है, बाहर है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में याद करो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है ऐसे, x y z कैसे है, बाहर है, तो z का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, k क्या है, तो i क्रॉस j कितना हो गया, k क्या। फिर से ये चीज को समझो, बाकी उसी टाइप का लिख लेंगे, i क्रॉस j कितना हो गया, k क्या, ये याद रखना है। कैसे हुआ फिर से बता रहा हूँ, देखो ये है i, सपोज ये है j, तो i क्रॉस j कैसे हुआ, थंब बाहर के डायरेक्शन में, तो ये तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन है, z एक्सिस है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, 3 डायमेंशन बनाते हैं, तो ये x है y है, ये क्या हो जाएगा z के डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा k क्या। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा j क्रॉस i, तो क्या लिखेंगे, j क्रॉस i देखो कैसे लिखेंगे, j की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे ऐसे, k की तरफ घुमाओ, i की तरफ घुमाओ, तो थंब क्या चला अंदर जा रहा है, मतलब z एक्सिस कैसा था तुम्हारा, ये अगर एक्सिस है तुम्हारा, तो ये z एक्सिस के अंदर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस के। सिमिलरली फिर लिखूं, अगर मैं लिखूंगा j क्रॉस k, क्या हो जाएगा, देखो j क्रॉस k, आप घुमाओ ऐसे, ये j k कैसे ऐसे ऐसे घुमाओगे तो कौन सा डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आ जाएगा। दोबारा यहाँ पे देखो ये ऐसे है, तो j का डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे रख के हाथ हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे k की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन कैसा है, x एक्सिस में आ रहा है, तो j क्रॉस a कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। सिमिलरली अगर j, तो j क्रॉस k कितना होगा, देखो i। सिमिलरली अगर k क्रॉस i लिखेंगे देखो, तो कितना हो जाएगा, k क्रॉस i, तो j हो जाएगा। और उसको उल्टा कर सकते हैं, k क्रॉस j कितना हो जाएगा, माइनस i है, तो i क्रॉस k कितना हो जाएगा, माइनस j। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 रिलेशनशिप। अब ये याद रखने में बहुत इजी डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए इजी ट्रिक बनाते हैं। कैसे देखो, तो कभी भी तुम i क्रॉस j का कोई कैलकुलेशन रहेगा, कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए क्या करना है, तुम देखो ऐसे बना दो, यहाँ पे i है, यहाँ पे क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे i बना दिया, यहाँ पे j बना दिया, यहाँ पे k बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। कोई भी तीनों वेक्टर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, i j k, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज में बना हुआ है, तो i j k, तो यहाँ पे देखो i से j मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, i से j तो क्या मिल जाएगा, i से j जाओगे तो k मिल गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, k से i है तो क्या मिल जाएगा, j, सॉरी i से j क्या हो, k से i कितना, j। सिमिलरली j से k i है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। अगर उल्टा जाओगे कैसे, अगर उल्टा चला गया, j से k आ गया उल्टा डायरेक्शन में, तो माइनस k है, देखो j से k कहाँ गए, j k कहाँ गया, सॉरी j से i, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर ऐसा कर दिया j i क्या है, माइनस k, उल्टा डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से समझो, तो ये तुम्हारा काम आसान करेगा। j i और j का मल्टीप्लाई करेंगे, i से अगर j चला गया तो मिल गया हमको k। सिमिलरली j से k चला गया अगर j क्रॉस k, तो क्या मिल जाएगा, i। सिमिलरली k क्रॉस i क्या मिल जाएगा, j। अगर उल्टा हो गया, j क्रॉस i अगर हो गया, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो j क्रॉस i क्या माइनस क्या आ जाएगा। सिमिलरली j क्रॉस k,
तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, सॉरी आई क्रॉस के कितना हो जाएगा देखो माइनस जे, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली के क्रॉस जे कितना है माइनस आई है। तो ये चीज को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर दो चीज याद रखना है कि उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना है, जीरो है। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर अलग अलग करेंगे तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखना मतलब ऐसे याद रखना, इस चीज को याद रखो तो तुम्हारा कभी भी गलती नहीं होगा। आई जे के को एंटी क्लॉकवाइज बना दोगे, ऐसे नहीं बना के ऐसे ही बना सकते हो, कोई अगर सब मैंने आई ले लिया, ये है जे ये है के, ऐसे भी कर सकते हो, बस एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आई जे के क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। पोजीशन अलग अलग कर सकते हो, कोई अगर यहाँ पे आई लेके यहाँ पे जे लेके यहाँ पे के ले लिया, कोई गलती नहीं है, बट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। आई से जे जाने में एंटी क्लॉकवाइज, जे से के जाने में एंटी क्लॉकवाइज, के से आई जाने में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट किसका, यूनिट वेक्टर्स का। और कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है देखो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, कितना है, जीरो है। सेकंड देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कम्यूटेटिव है क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि यहाँ पे क्या आता था आंसर स्केलर आता था, बट हमको पता है कि आई क्रॉस जे कितना है, के है, बट जे क्रॉस आई कितना है, माइनस के, तो हम क्या लिखते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस है। तो मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा तो बी क्रॉस ए कैसे आएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसे पहले हमने भी डिस्कशन किया था। थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको हम ले सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब इसको थोड़ा सा लिख लो ये वाला फॉर्मूला, तो हम क्वेश्चन करेंगे इसको बस। अब देखो क्वेश्चन हम बनाएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का और एक फार्मूला भी है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कैसे होता है, तो फिर हम क्या करेंगे कुछ फार्मूला भी सीखेंगे ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। देखो सपोज मैं लिखता हूँ आई क्रॉस 2j माइनस 3k, अगर इसको निकालना है तो पहले मैं क्या करता हूँ डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे आई ये क्या है, जे ये क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो फिर क्या लिखेंगे, तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो 2 कॉमन आ गया, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, देखो आई क्रॉस जे क्या है के, माइनस 3 है तो यहाँ पे कितना है देखो आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस जे होता है, आई क्रॉस के मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या है माइनस जे, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 3j। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। सपोज ये 2j क्रॉस 3i माइनस k और 3i माइनस j प्लस 2k, ऐसे निकाल लो। अब ध्यान देखो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना है 6, j क्रॉस i आ गया, j क्रॉस i देखो कितना आएगा, j से i अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस के। बेसिकली क्या है, अगर आई जे है तो के आएगा या फिर माइनस के आएगा, वही तुम्हें पता करना है, क्योंकि आई जे के तीन ही चीजें, अगर 2 है तो तीसरा वाला क्या आएगा, इससे परपेंडिकुलर आएगा मतलब के आएगा या माइनस के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो जे और आई, जे आई क्या हो जाएगा माइनस के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड किसके से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1, तो ये कितना हो गया -2, बट j क्रॉस j कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई वेक्टर, ये तो हम पढ़े थे i क्रॉस i 0, j क्रॉस j भी 0, k क्रॉस k भी 0, ठीक है। और देखो थर्ड वाले
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 कितना हो गया 4। फिर j क्रॉस के, j क्रॉस देखो j क्रॉस के कुछ तो है ही नहीं, k j के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी j क्रॉस के ऐसा है j के तो क्या है i है, तो फाइनल आंसर कितना होगा देखो 4i माइनस 6k। तो ये हो गया। सपोज और भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो खुद से ट्राई करो पहले। फिर उसका एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, उसको यूज करेंगे क्योंकि ये तो एक में ऐसा है, अगर मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है जिसमें 3 कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, तो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो पहले इसको निकाल देते, तो फिर सपोज मैंने मान लिया ये है तुम्हारा 3k b है i माइनस j प्लस 2k। तो पहले एक रस भी निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा, और एक रस भी का मैग्नीट्यूड भी बताना है तुम्हें। एक रस भी बताओ कितना आंसर आएगा। देखो मैं कर रहा हूं 3k क्रॉस i माइनस j प्लस 2k। तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3k i क्या आएगा j आएगा या माइनस j आएगा, k i j आएगा क्लॉकवाइज है। सिमिलरली माइनस 3 ये कितना है माइनस 3 k j देखो कितना है, j से k आएगा तो i आएगा, k से j आ रहा है तो अपोजिट में आ रहा है तो माइनस i प्लस ये तो 0 हो जाएगा, k क्रॉस k कितना 0, तो ये कितना है देखो 3i प्लस 3j। तो ये हो गया a क्रॉस b। अगर पूछेगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताना है तुम्हें, तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ले लो जस्ट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना आ जाए 3 रूट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो डिटरमिनेंट मेथड पढ़ लेते हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर छोटे क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा करेंगे इजी हो जाएगा। अगर बड़ा वेरिएबल होगा, सपोज मैंने बोलूंगा ऐसा, अगर मान लो ए वेक्टर है i प्लस 2j माइनस k, बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 3k, इसका मल्टीप्लाई इसी टाइप का कर सकते हो तो काफी लेंथी होगा तो इसीलिए हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट को समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है डिटरमिनेंट, तुम लोगों को पढ़ाया नहीं गया अभी, मैथमेटिक्स जो पढ़ोगे आगे आएगा, बट हम यहाँ पे क्या फिजिक्स में यूज करेंगे। तो मैं इसको पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा डिटरमिनेंट क्या होता है। सपोज ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर है b1i b2j प्लस b3k। अगर मेरे को एक रस भी निकालना है तो हम ऐसे लिखोगे, दो लाइन खींचेंगे, ऊपर लिखेंगे i j, 3 कॉलम बनाएंगे और पहले a है तो a के कोएफिशिएंट लिखो, i के नीचे a1, j के नीचे a2, k के नीचे a3। सिमिलर b के नीचे क्या लिखेंगे b1, ये है b2, ये है b3। ठीक, तो ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। एक टर्म है डिटरमिनेंट, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। ये जो अगर दो लाइन है, दो लाइन खींचा हुआ है और इसमें कितना रो है, इसको बोलते हैं रो, जो सॉरी इसको बोलते हैं कॉलम, इस लाइन को क्या बोलते हैं कॉलम, यह कॉलम है और ये कॉलम है, और ये लाइन को क्या बोलते हैं रो। अगर इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, ये तो हमने लिख दिया ऐसे, और इसे ऐसे वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें कितना रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 मतलब ये पहले रो को बताता है, ये क्या है कॉलम को बताता है, मतलब इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, इनफैक्ट डिटरमिनेंट हमेशा दोनों सेम रहेगा।
तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट लेता हूँ ऐसे, सपोज मान लो ये ए, ये याद रखना है, बी सी डी, तो इसमें देखो कितना रो है, 2 रो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कॉलम किस ऐसा है ऐसा है, तो इसको बोले 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। अब देखो इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू चाहिए तुम्हें तो पहले मल्टीप्लाई करो एडी, ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब क्या है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इससे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एडी और इधर से कितना है बीसी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये ऐसे डिफाइन किया हुआ है एडी माइनस बीसी ऐसे। तो पहले क्या है, राइट की तरफ जाएंगे फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जैसे मान लो अगर ऐसा है रहेगा 2 3 4 5, इसका अगर वैल्यू चाहिए तो पहले राइट की तरफ जाओ, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ये माइनस रखना बहुत जरूरी है, यही है फॉर्मूला में, माइनस 12 कितना है -2, तो मतलब -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक दे रहा हूँ देखो, सपोज ये -1 2 3 -4, तो पहले क्या करोगे, पहले राइट, इसको ऐसे लिख दो, राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे याद रखो, पहले राइट उसके बाद लेफ्ट, राइट की तरफ जाएंगे पहले फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो ऐसा है माइनस ये है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, -1 इंटू -4 माइनस 2 इंटू 3, तो ये माइनस है, अगर राइट माइनस लेफ्ट तो ये कितना 4 माइनस 6 कितना है -2, ठीक है। तो ये है डिटरमिनेंट, मतलब 2 क्रॉस 2 और 2/2 बोलते हैं, 2/2 डिटरमिनेंट एक्सपांड करने का तरीका ये है। अब हम पढ़ेंगे 3/3 डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैलकुलेशन किसका है, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, कभी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आई जे के क्या है कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेगा, कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला क्या रहेगा हमेशा रहेगा, फिर नीचे वाले हम वेक्टर को देख के लिखेंगे। इसको अगर एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना, मतलब समझना पड़ेगा। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो ये है आई, ये है जे, ये है तुम्हारा के, ये क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3। हो सकता है नया चीज है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। इसको जो एक्सपांड करते हैं, देखो पहले इस रो का कॉलम एक्सपांड करते हैं, सर इस कॉलम का कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे आई, ठीक है। जिस रो और जिस कॉलम का कॉलम एक्सपांड कर रहे हैं, पहले हम आई लिख रहे हैं, तो इस लाइन को छोड़ दो, इसको नहीं लिखना है, क्या बच गया देखो, ध्यान से देखो, जिस कॉलम का कॉलम लिख रहे हैं, इस कॉलम, ये फर्स्ट लाइन ले लिया मैंने, और फर्स्ट रो फर्स्ट आई ले लिया, अगर आई लिख रहा हूं तो इसके अलग इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो फिर क्या लिखो आई इंटू क्या बचेगा तुम्हें A2 A3 B2 B3, ठीक। और ये ऐसा होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये एक्सपांड करने का तरीका है, इसमें मत पूछोगे ये प्लस से माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे वो डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे कंसीडर करना है, पहले वाला प्लस, सेकंड माइनस, प्लस। सिमिलरली माइनस जे इंटू क्या लिखोगे, जे को देखो, इस लाइन का सारे रो को भूल जाओ और ये सारे कॉलम को भूल जाओ, तो क्या बचेगा, हमने क्या क्या किया देखो, एक ब्लू पेन करता हूँ, ये सारे रो को मैंने भूल गया, ये सारे कॉलम को भूल गया, तो क्या क्या बचा, और देखो ये हो गया और ये हो गया, तो क्या क्या बचा देखो, A1 A3 B1 B3, इस कॉलम हो गया, और ये रो है, रो तो यही है, कॉलम बस चेंज कर रहे हैं हम, एक ही रो है तो कॉलम चेंज कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा A1 A3 B1 B3 प्लस, फिर से के डायरेक्शन में आ जाओ, इधर के डायरेक्शन में, तो इसको सारे छोड़ दो, पहले तो हमने रो को छोड़ चुका है, तो इसको छोड़ दो, तो क्या बन गया A1 A2 B1 B2। फिर इसको एक्सपांड करने के लिए, ये तो 2 डिग्री डिटरमिनेंट हो गया, तो इसको हम ऐसे एक्सपांड करेंगे,
लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट, तो आई इंटू कितना हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2 माइनस जे A1B3 माइनस B1A3 प्लस के A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें नया लगेगा, कंफ्यूजन भी लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो फिर से क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सपोज इसको बाद में लिख लेना, ठीक है, तो पहले समझ लेते दोबारा क्या हुआ। एक क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो, सपोज ए वेक्टर है i माइनस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 2k। हमको निकालना है a क्रॉस b, तो हम पहले क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट लिखेंगे इसका। डिटरमिनेंट लिखने के लिए दो लंबा लाइन खींचो, ऊपर क्या है i j k, ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे, पहले a का लिखेंगे, कितना है, i का कोएफिशिएंट कितना 1 है, j का -1 है, k का 1 है, b का कोएफिशिएंट देखो 2 है, j का कितना 3 है, ये कितना -2। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करने के लिए पहले रो देख लो, पहले रो में क्या आता है i, तो मैं पहले i लिख देता हूँ, फिर हम छोटा सा डिटरमिनेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो पहले देखो इस रो को तो हमेशा भूल जाना और नहीं लिखना है, पहला i अगर लिख ले तो इस कॉलम को भी भूल जाओ, तो क्या बच गया -1 1 3 -2। सिमिलरली j के लिए क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ j, फिर दो लाइन खींचो, फिर क्या करेंगे, इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को अगर भूल जाएंगे तो ये दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इसको इस लाइन को भूलना है, तो यहाँ पे कितना देखो 1 और 1 2 और -2। सिमिलरली फाइनल देखो k प्लस k, तो यहाँ पे दो लाइन खींचो ऐसे, अब इस लाइन को भूल जाओ, सिर्फ इसी लाइन को भूलना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 -1 2 3। अब इस यहाँ का अगर लिख लिए, फिर से देखो क्या करेंगे, तो i इंटू लेफ्ट राइट कितना है -1 इंटू -2 कितना हो गया 2, माइनस लेफ्ट कितना है -3, माइनस j इंटू यहाँ पे कितना देखो राइट -2 प्लस के 3 माइनस प्लस 2, तो यह हो जाएगा आंसर देखो कितना -i प्लस 4j प्लस 5k, ये आंसर है, डायरेक्टली आ गया। कुछ करने के बाद वो प्रैक्टिस हो जाएगा, इजी लगने लगेगा। और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजन लगता है स्टार्टिंग में। सपोज ए वेक्टर मान लो, मैं कोई भी वेक्टर ले रहा हूँ 3i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर ले रहा हूँ i प्लस j माइनस 3k और माइनस है, तो मेरे को लिखना है सपोज बी क्रॉस है, तो पहले क्या करो, डिटरमिनेंट बना दो ऐसे, ये क्या है i है, ये क्या है j है, ये क्या है k है। अब सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, बी क्रॉस है, तो पहले b लिखेंगे, तो b का कोएफिशिएंट कितना है -1, यहाँ पे कितना 2, ये कितना 3, a के लिए क्या लिखेंगे 3 2 -1 हो गया। अब लिखो पहले क्या लिखेंगे i के डिटरमिनेंट में क्या लिखोगे, इस लाइन को भूल जाओ, कौन सा लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को, इसको अगर मैं मिटा दिया मैंने तो क्या बचा 2 3 2 -1 2 3 2 -1। सेकेंड में क्या, ये तो हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -j, तो इसको भूल जाते हैं, तो क्या बचेगा देखो, इस लाइन को भूल जाएंगे, -1 3 3 -1 प्लस k में देखो इसको भूल जाओ, -1 2 3 2। अब इसको सॉल्व करना है, i इंटू राइट माइनस लेफ्ट -2 -6 माइनस j, ये कितना हो जाएगा +1 -9
प्लस के -2 -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -8i -8 प्लस 8j -8k, ये हो गया वेक्टर। कई बार पूछता है बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं पढ़ रहे और, क्योंकि इसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। तो 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और चेक करना है तुम्हें आंसर आ रहा है या क्या आ रहा है। आंसर मेरे को भेजना, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है इसको अच्छे से समझो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे तुम्हें आगे कैलकुलेशन करना टफ नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चेक करो, सेम क्वेश्चन में ए क्रॉस बी करके चेक करो क्या इसका नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। सेकंड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे देखो, अगर ए वेक्टर मान लेते बी वेक्टर मान लेते, फाइंड ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, दोनों करके देखो, डिटरमिनेंट यूज करो ताकि चेक करो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पहला है इसका, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर along a cross b where a vector is equal to I minus ये भी सेम टाइप का है, पहले ए क्रॉस बी निकालो फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो आज तुम्हारा होमवर्क ये है कि डिटरमिनेंट एक्सपांड करना सीख जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एक्सपांड करना सीख गए तो आगे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में बनाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।